पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग है। अफगानी सेना के हमले में मारे गए 19 पाकिस्तानी जवान। हमले में कई पाकिस्तानी अधिकारियों के घायल होने का भी दावा किया गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा। ये देखिए तस्वीरें। पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी मारे गए, उन्हीं की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानी सेना के हमले में ये 19 पाकिस्तानी जवान और हमले में कई पाकिस्तानी अधिकारियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया। और बड़ी खबर है, तालिबान का पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला हुआ है। पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए हैं। तो पाकिस्तान के 3 जवानों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के आउटपोस्ट पर बड़ा हमला किया गया है जिसमें 3 जवानों के मारे जाने की जानकारी है। तालिबान का पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में और उसी का बदला तालिबान ने लिया है। और देखिए, लगातार अब अफगान आर्मी भी लगातार पाकिस्तान की सेना को लगातार अटैक कर रही है। अफगान सेना ने पाकिस्तान की चौकियां भी जला दी। अफगानिस्तान ने 2 पाकिस्तानी चौकियों को कब्जे में भी ले लिया है। खोस्त और पख्तिया प्रांत में हो रही है दोनों सेनाओं के बीच ये जंग। और पाकिस्तान से जंग पर अफगान रक्षा मंत्रालय का ये दावा है कि उन्होंने 2 चौकियां पाकिस्तान आर्मी की अपने कब्जे में ले ली हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगातार दोनों देशों के बीच में अब ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर न सिर्फ तालिबान सरकार बल्कि अब टीटीपी भी बड़े हमले कर रहा है। और ये दोनों बॉर्डर एरिया वो है जहां पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। 2 चौकियां भी अफगान आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की कब्जे में ले ली है। और ये 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला, पाकिस्तान आउटपोस्ट पर किस तरीके से कब्जा कर लिया गया है और कैसे पाकिस्तान के 19 जवान इसमें मारे गए हैं। देखिए अफगानिस्तान की तरफ से इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं बड़े अटैक, जिसमें ना सिर्फ टीटीपी बल्कि अफगान आर्मी भी बड़े अटैक कर रही है पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पर। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में पिछले दिनों पाकिस्तान ने कई बड़ी मेजर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद अब अफगान आर्मी भी बदले की कार्रवाई कर रही है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के हालात हो गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने पाकिस्तानी सेना के करीब 19 जवान ढेर कर दिए हैं। ताज़ा खबर यह है कि पाक अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच झड़प की खबर है। पाकिस्तानी सेना तालिबान से किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाए। ये हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाके में किए गए। इस एयर स्ट्राइक में 46 लोग मारे गए। इन हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास पैदा हो गई। तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके पाकिस्तान सीमा की तरफ कूच कर गए और अब पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जंग का नया एपिसेंटर बन सकता है। गुलाम अब्बास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। गुलाम, अगर सीधे पूछूं कि जंग के कितने आसार हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? देखिए रवि, हालात तो खराब हैं। सुबह
4:30 बजे पाकिस्तानी समय के मुताबिक जो डांडे पतन और कुरम का बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां पर फायरिंग शुरू हुई थी। तालिबान की तरफ से वहां पर अटैक किया गया और उसके बाद उस फायरिंग में क्रॉस फायरिंग हुई और हैवी वेपन्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते रहे दोनों साइडों से। जो हमारी अब तक कंफर्मेशन हुई है, जो ग्राउंड सोर्सेज से, अभी तक ऑफिशियली दोनों साइडों से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो ग्राउंड सोर्सेज से कंफर्मेशन हुई है उसमें एक पाकिस्तानी जवान की मौत हुई है, जबकि 6 के करीब जख्मी हैं, जबकि दूसरी तरफ से तालिबान के 3 लोगों की जो है वो मौत हुई है। लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन दोनों साइड से ऑफिशियल तौर पर नहीं सामने आई है। इसके साथ साथ रवि मैं बता दूं कि क्योंकि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने बड़ा कड़े अल्फाज में बात की और उन्होंने कहा था कि अब ये रेड लाइन है और अगर अब ये क्रॉस की तो हम हमारे अफगानिस्तान से हम ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, लेकिन फिर मामला खराब होंगे। और यही बात कल पाकिस्तान आर्मी के जो मीडिया स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से, DGISPR की तरफ से की गई थी कि हमने अफगानिस्तान पर यह क्लियर कर दिया है कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा हमें अजीज है। तो लिहाजा जो टेररिज्म TTP के थ्रू हो रही थी पाकिस्तान में, अगर तालिबान उनको नहीं रोकते तो फिर यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो लग ऐसा रहा है कि हालात मजीद खराब होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जो टेंशन बनी है एक तरफ उसको राजनीतिक तौर पर कम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट है मोहम्मद सादिक, वो अफगानिस्तान में है, उन्होंने मीटिंग्स की हैं, आला बैठक्स की हैं, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी हुई है। सुबह 4:30 बजे जैसा कि मैंने बताया कि फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया दोनों साइडों से। और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वहां पर बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं और साथ साथ एक पाकिस्तानी जवान की मौत की खबर भी आ रही है, 7 की जख्मी की खबर आ रही है, 3 अफगान तालिबान के लोगों की जो उनके जवान हैं उनकी मौत हुई है और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की खबरें हैं अभी तक। क्योंकि वहां पर हालात ऐसे हैं कि कुरम और जो डंडा पतन का बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वहां पर ऑलरेडी कुरम एजेंसी में पाकिस्तान में क्लैशेस चल रहे थे, सेक्टेरियन वायलेंस चल रहा था, तो वहां पर बॉर्डर क्लोज था। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो मैंने आपको ब्रीफ किया। जी अंजलि। लेकिन गुलाम अब्बास, ये बताइए कि इस हमले को लेकर के क्या पाकिस्तान की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, कुछ कहा गया है? कि अंजलि, एक तो एयर स्ट्राइक के मुतालिक भी कल DGISPR जो कि आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहलाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खुलकर एयर स्ट्राइक को ऑन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमारे एक पाकिस्तानी की जान बड़ी अजीज है। और अभी भी जो मामला चल रहे हैं, जो क्लैशेस चल रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी तक ऑफिशियल नोट का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर अंजलि अफगानिस्तान के काबुल से आ रही है कि वहां पर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और खासकर इंडियन एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। और ये अभी थोड़ी देर पहले ये खबर हम तक पहुंची है कि वहां पर काबुल में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है तालिबान की, उनके थोड़े डिस्टेंस पर, जहां पर इंडियन एम्बेसी भी थोड़ी डिस्टेंस पर वाक़या है, वहां पर एक धमाके की इत्तला है और जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर हम तक पहुंच रही है। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं गुलाम अब्बास, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, गुलाम अब्बास बता रहे हैं काबुल में भी एक धमाका हुआ है जिसमें कई जवानों के घायल होने की जानकारी है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI की बड़ी साजिश भी नाकाम हुई। आतंकियों के घुसपैठ के लिए मीटिंग की गई है। 3 POK ब्रिगेड में हाई लेवल मीटिंग की गई है। मीटिंग में आतंकी सैफुल्ला और शमशीर भी मौजूद थे। दरअसल लगातार अब सर्दियां आ जाने के बाद लगातार जो कश्मीर के आसपास के पासेस बंद हो रहे हैं, वहां पर उसको लेकर POK ब्रिगेड और आतंकियों के बीच में बड़ी बैठक हुई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी लगातार भारत में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान घुसपैठ के इरादे से बड़ी साजिश रच रहा है। TV9 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, आतंकवादी कमांडर और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अधिकारियों ने कुछ दिन पहले 15-16 दिसंबर के बीच 3 POK ब्रिगेड में हाई लेवल मीटिंग की थी। इस हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल तैमूर मेजर आदिल के साथ आतंकवादी रफीक नाइस सैफुल्ला और शमशीर नाई भी मौजूद थे। इनका मकसद जम्मू में घुसपैठ को अंजाम देकर जम्मू के इलाके को एक बार फिर से अशांत करने का है। दरअसल पाकिस्तानी सेना और ISI की मदद से आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। पाकिस्तान के SSG कमांडो ड्रोन और अलग अलग तरीकों से रेकी कर रहा है। इस समय घाटी में बर्फ पड़ चुकी है और घुसपैठ आसान नहीं है। ऐसे में सादे कपड़ों में आग लगाकर SSG कमांडो आतंकियों के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रोन और अलग अलग तरीकों से रेकी कर रहे हैं। और अब खबर यूपी के संभल से। संभल हिंसा का बाटला हाउस कनेक्शन भी सामने आया है। हिंसा के एक आरोपी को दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार संभल हिंसा के आरोपी की पहचान अदनान के रूप में हुई है। अदनान संभल के दीपा सराय के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके का निवासी बताया जा रहा है, जबकि दूसरे आरोपी रिहान को नखासा पुलिस ने खगुसराय इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद हिंसा में शामिल अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संभल में हिंसा के बाद से कई उपद्रवी शहर छोड़कर दिल्ली और उत्तराखंड की तरफ भाग गए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और मुखबिरों की सूचना पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। नखासा थाना पुलिस को हिंसा में शामिल हुए रेहान और अदनान की पहचान भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही हुई थी। दोनों हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में हुई पथराव और फायरिंग की घटना में शामिल थे। अदनान और रेहान पर बीएनएस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज है। चंदौसी कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। 24 नवंबर को शाही मस्जिद के निरीक्षण के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। और वहीं संभल हिंसा के बाद यूपी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। संभल में शाही मस्जिद के सामने खाली जमीन पर पुलिस चौकी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभल में हिंसा के बाद से पुलिस और जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसके तहत प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद के सामने नई चौकी बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए जमीन की पैमाइश की गई है। चूना डालकर जमीन पर निशान लगाए गए। पुलिस का कहना है कि जामा मस्जिद के आसपास की जगहों को सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया गया है। प्रशासन ने पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखने का फैसला किया है। संभल जामा मस्जिद और इसके आसपास के स्थल को सुरक्षित रखा जा सके, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके लिए पैमाइश की गई है और नींव खोदी जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों द्वारा दिखाया गया, लेकिन संदर्भित भूमि पर न होकर तो थोड़ी बगल की जमीन पर है, तो वह देखा जाएगा। चौकी निर्माण के लिए मजदूरों को लगाकर नींव की खुदाई का काम जारी है। इलाके में सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। जामा मस्जिद के पास का इलाका काफी संवेदनशील है। कानून व्यवस्था ठीक रखने के मकसद से जामा मस्जिद के ठीक बाहर ही पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी पर मुरादाबाद के सहसपुर की रियासत के राजा चंद्र विजय सिंह ने दावा किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। संभल जिले के चंदौसी शहर में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिली इस बावड़ी को लेकर अलग अलग लोग दावेदारी कर रहे हैं। इस बावड़ी पर मुरादाबाद की सहसपुर सियासत के वारिस राजा चंद्र विजय सिंह ने दावा किया है कि इस बावड़ी पर उनका हक है। चंद्र विजय से पुरखों की निशानी बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ कहा है कि पर्यटन स्थल बनना चाहिए। ये बात स्पष्ट करनी थी कि हमारी है, हमारे परिवार की है, हमारे परिवार की बनाई गई है और हम ये चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग इसे ले और इसका उद्धार करे और चंदौसी वासियों के लिए एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। वहीं शिकायतकर्ता कौशल किशोर ने बताया कि कुछ भूमाफियाओं ने बावड़ी पर अवैध कब्जा किया था। जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया कि एक चंदौसी की ऐतिहासिक धरोहर बावड़ी, जिसे बावड़ी कुआं बोला जाता था, वो जमींदोज कर दी गई है भूमाफियाओं द्वारा और अराजक तत्वों द्वारा, और वो अब दिखाई नहीं देती है। जिलाधिकारी महोदय जी ने हमारी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत राजस्व विभाग की टीम हमारे साथ भेजी थी। और अब खबर पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे इन क्षेत्रों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि यहां पहुंचने वाले सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक खूब मौज मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है। भद्रवाह, श्रीनगर और पुलवामा और बारामूला की है। यहाँ पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सड़कें भी पूरी तरीके से सफेद नजर आ रही हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और चंबा की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन, डोडा, भद्रवाह और गांदरबल समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी से पर्यटक झूम रहे हैं। मौसम सर्द है, चारों तरफ बर्फ है। धरती का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के डोडा में हो रही बर्फबारी का ये नजारा है। पिछले कई दिनों से बर्फबारी की वजह से घाटी बर्फ से भर गई है। ताजा बर्फबारी के बाद देख सकते हैं कि कारों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। कई रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। श्रीनगर और कुलगाम समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे मौसम में घूमने आने वाले सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पटनी टॉप का ये नजारा देखिए। बर्फबारी की वजह से प्रकृति खिल उठी है। ऐसे में पर्यटक बेहद खुश हैं, खासकर बच्चे जिन्होंने पहली बार बर्फबारी का मजा लिया, जम्मू कश्मीर की जन्नत का अनुभव किया।
हमको नहीं पता था यहाँ पर इतनी अच्छी स्नोफॉल होगी, तो मैंने पहली बार स्नोफॉल देखी है। तो जो बर्फ होती है, जो स्नोफॉल होती है, वो कॉटन की तरह महसूस होती है। इतना आनंद आया। हमने जन्नत का नाम भी बहुत बार सुना है और जन्नत में हम आज पहली बार जी रहे हैं। लकीली हम बहुत 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 लकी हैं क्योंकि स्नोफॉल हो गया और स्नोफॉल में बहुत 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 मज़ा आया। बहुत ही मज़ा आया हमें। हम गीले हो चुके हैं, भीग चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कांप रही हूँ ठंडी से। मुंबई के बाद ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई है। मनाली में बर्फबारी के कारण ट्रैफिक जाम हो गया है, जहां सोलांग नाला में फंसी हैं 1000 गाड़ियां और 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी इसके चलते लग गया है। ट्रैफिक जाम हटाने में जुटी है वहां की पुलिस। और देखिए मनाली की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। ये तस्वीरें रात की हैं, जब मनाली सोलांग नाला में 1000 गाड़ियां फंस गई थी। पर्यटन नगरी मनाली के आसपास के इलाके पलचान, सोलंग नाला, अटल टनल इलाके में कल से बर्फबारी जारी है। लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और अभी स्नोफॉल हो रहा था, हम इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है, जन्नत जैसी वादियां लग रही है। लग ही नहीं रहा कि इंडिया, ऐसे लग रहा है स्विट्जरलैंड में आए हैं। स्नोफॉल देखिए और बहुत ही इंजॉयमेंट लग रहा है, हमें बहुत ही मजा आ रहा है। और अभी स्नोफॉल हो गया, हमको बहुत खुशी हो रही है देख के सब। अब ये टॉप व्यू देखिए। सोलंग नाला की ओर घूमने गए सैलानियों के वाहन फंस गए हैं। सैलानियों के साथ गाड़ियों को निकालने का काम जारी है। आपको बता दें कि सोलंग नाला में फंसे करीब 1000 गाड़ियां फंसी हैं। तापमान माइनस में होने की वजह से पुलिस को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला घूमने आने वालों को बर्फबारी देखने को मिल रही है। कई दिनों से शिमला में जारी बर्फबारी से पहाड़ बर्फ से सफेद दिख रहे हैं। नारकंडा में ताजा बर्फबारी हुई है। आज भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खड़ा पत्थर और कोटखाई में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी से कई हिस्सों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग की ओर से आज बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। कुछ युवकों ने मिलकर 2 युवकों को पीटा है। मारपीट और चीख पुकार की ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद के कवि नगर से सामने आई हैं, जहां रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी पार्क करने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ युवकों ने मिलकर 2 शख्स की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी एक शख्स की लाठी डंडों से भी पिटाई कर रहा है। इस दौरान कई लोग युवकों से छोड़ने को कह रहे हैं, लेकिन आरोपियों पर उसकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया और कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 27 दिसंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसके जांच के उपरांत ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये थाना कविनगर क्षेत्र स्थित आरडीसी का है। इसमें कुछ युवकों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। तत्काल ही उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम आयुष, नीतीश तथा अभिषेक है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति न केवल विदेशों में भरोसा बढ़ा रही है, बल्कि इलाज के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भारत भी आ रहे हैं। सरकार ने ऐसे मरीजों के लिए आयुष वीजा की सुविधा शुरू की है, जो तेजी से लोकप्रिय हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार आयुर्वेद, यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लगातार बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में बढ़ रहे भरोसे का नतीजा है कि विदेशों से लोग भारत आकर उपचार करवा रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आयुष मंत्री ने राज्यसभा को बताया है कि 27 जुलाई 2023 को सरकार ने आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशियों के लिए आयुष वीजा की एक अलग श्रेणी शुरू की। इसके तहत भारत ने 1 साल में 340 से ज्यादा विदेशियों को आयुष वीजा जारी किए। मरीजों के तीमारदारों के लिए 17 ई आयुष अटेंडेंट वीजा भी जारी किए गए। आयुष वीजा 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं: आयुष वीजा, आयुष अटेंडेंट वीजा, ई आयुष वीजा और ई आयुष अटेंडेंट वीजा। 4 दिसंबर तक 123 आयुष वीजा, 221 ई आयुष वीजा, 17 ई आयुष अटेंडेंट वीजा जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें भारत आकर उपचार कराने वालों को सारी जानकारी मिल जाएगी। सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सितंबर में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन किया।